हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं सेक्शन नंबर 32 सबसेक्शन 3। सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 हम लोग कर चुके हैं, सबसेक्शन 2 भी हमने कर लिया है। सबसेक्शन 2 जो बात करता है वो बात करता है द स्टेटमेंट्स मेड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस बाय एनी पर्सन, जो कि पर्टिकुलर में किस चीज़ के बारे में बताता है, कोई भी एंट्री मेमोरेंडम या कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई भी आपने स्टेटमेंट दी हो उसके बारे में, वो जब रेलेवेंट होंगी उसकी रेलेवेंसी की बात करता है। सबसेक्शन 3 जो है इट इज़ अबाउट द स्टेटमेंट मेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मेकर। अब इससे क्या समझते हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात कि ये तो हियरसे का एक क्या है, एक्सेप्शन है ना, ये हमने पढ़ा था। सेक्शन 32 इज एक्सेप्शन टू हियरसे रूल। और साथ के साथ जो है एडमिशन जब बंदा करता है, हमने बात करी थी कोई भी एक एडमिशन कर रहा है तो डैट इज़ अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मेकर, है ना। तो हम जनरली क्या मान लेते हैं कि अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट है जो बंदा की एडमिशन कर रहा है और वो उसकी अगेंस्ट है, उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, वो उसको लायबल करता है किसी भी चीज़ के लिए, तो वो एडमिशन के तौर पे हम ट्रू मान लेते हैं कि हाँ भाई, अगर वो अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट कह रहा है तो वो एक ट्रू स्टेटमेंट होगी। इसी को लीड करते हुए जो यहाँ पे जो स्टेटमेंट की बात करी गई है सबसेक्शन 3 में, वो यही कहना है कि व्हेन द स्टेटमेंट, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट इज़ अगेंस्ट द पेक्यूनरी इंटरेस्ट और द प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट। अब इसको समझने से पहले, पेक्यूनरी इंटरेस्ट का मतलब क्या होगा? पेक्यूनरी इंटरेस्ट मतलब आपका मॉनेटरी, मीन्स रिलेटेड टू मनी, जहाँ पे आपका फाइनेंशियल कोई मनी से रिलेटेड आपका इंटरेस्ट है वहाँ, या फिर प्रोप्राइटरी। प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट का मतलब कोई टाइटल, किसी भी प्रॉपर्टी को लेके आपका कोई टाइटल है, किसी प्रॉपर्टी बेस्ड है, या कोई पोजीशन होल्ड करता है कोई, है ना, ये प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट हो गया कि भाई आप कोई अथॉरिटी में है, कोई आप पोजीशन होल्ड कर रहे हैं किसी चीज़ को, कोई आप टाइटल होल्ड कर रहे हैं किसी प्रॉपर्टी की, इट इज़ रिलेटेड टू दैट थिंग। तो अब ये कहना क्या चाह रहे हैं कि when a statement is against the pecuniary or proprietary interest of the person making it, जो बंदा स्टेटमेंट दे रहा है वो अपने पेक्यूनरी या अपने प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट दे रहा है, और या फिर when if true, और अगर वो स्टेटमेंट ट्रू है, would expose him और would have exposed him, या तो उसे एक्सपोज कर देगी या उसको एक्सपोज कर देती टू वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग और सूट ऑफ डैमेजेस। मतलब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी हो सकती थी उस बंदे के ऊपर और सूट फॉर डैमेजेस के ऊपर भी हो सकती थी। कैसे क्या सब, वैसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हम इसको एक इलस्ट्रेशन से समझने की कोशिश करते हैं। तो इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन है हमारे पास, इलस्ट्रेशन नंबर ई। एक बार इलस्ट्रेशन नंबर ई निकाल लीजिए आप लोग अपने 32 सबसेक्शन 3 की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहे हैं देखते हैं। द क्वेश्चन इज whether the rent was paid to A for certain land। अब इलस्ट्रेशन ये कह रही है कि एग्जाम्पल है कि क्या A को रेंट मिला था किसी सर्टेन लैंड के ऊपर, एक प्रॉपर्टी का रेंट है, मतलब अ लेटर फ्रॉम एज डिसीज एजेंट। अब ये आपका एजेंट हो गया, A आपका प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। यहाँ पे A ने एजेंट को पोजीशन दी कि हाँ भाई, तुम एजेंट बन मेरा और तुझे मेरी प्रॉपर्टी का रेंट कलेक्ट करना है, ठीक है। तो सी जो है एक क्या है, टेनेंट है। सी जो है आपका टेनेंट है। इस टेनेंट से रेंट रिसीव करने के लिए प्रिंसिपल ए ने अलॉट किया किसको, बी को बोला कि तू मेरे अगेंस्ट जो रेंट बनता है वो तो कलेक्ट करेगा। तो अब हुआ क्या, यहाँ पे एजेंट जो है उसने, एक बार पहले रजिस्ट्रेशन पढ़ लीजिए। अ लेटर फ्रॉम एज डिसीज्ड एजेंट टू ए, एज डिसीज्ड एजेंट, ये मर चुका है मतलब, सेइंग दैट ही हैड रिसीव्ड द रेंट ऑन एज अकाउंट एंड हेल्ड इट एज ऑर्डर्स इज अ रिलिमिटमेंट। सी, अब ये इलस्ट्रेशन क्या कहना चाह रही है, बेसिकली ये कहना चाह रही है कि जो ए है उसके पास कोई सर्टेन लैंड है, उसका जो है ये बी जो है एजेंट है, उसने अलॉट किया
उसने कहा कि भाई ये जो टेनेंट है इससे तो रेंट रिसीव कर लियो। अब इस एजेंट ने क्या करा कि भाई इससे रिसीव कर लिया रेंट। रिसीव करने के बाद इसने एक डायरी बनाई भाई, जिसमें जो रेंट कलेक्ट करता है ये उसमें लिख देता है कि हाँ भाई मैंने इस पर्टिकुलर बंदे से इतना रेंट कलेक्ट किया, और उसको नोट डाउन कर लेता है। सेकेंडली, नोट डाउन करने के बाद यहाँ जो दे रखा है कि एज अकाउंट हेल्ड इट एट एज ऑर्डर्स इज रिलेवेंट फैक्ट, मतलब ये कि ए ने उसको बोला कि भाई तू मेरा रेंट रख लियो, अपने पास रख लियो, जब मुझे ज़रूरत होगी मैं तेरे से ले लूँगा। तो इस टेनेंट ने क्या किया, रेंट रिसीव, सी ने इसको रेंट दिया, बी ने अपनी एक डायरी बना रखी थी, उसमें उसने मेंशन कर लिया कि भाई मैंने रेंट लिया है और ये मैंने अपने पास रख रखा है। ठीक है, कुछ दिन बाद क्या हुआ, ये जो प्रिंसिपल है, जो ए है, अब ए को ज़रूरत पड़ी कुछ पैसों की। ए आस्क्ड बी फॉर मनी। यहाँ पे मनी क्या है, इसका पेक्यूनरी इंटरेस्ट है, किसका है, ए का है। ठीक है, इसने बोला कि भाई बी को फ़ोन करके बोला कि भाई मेरे को पैसे चाहिए। अब बी ने तो फ़ोन उठाया नहीं, मान लीजिए बी के साथ कोई और है, उसकी वाइफ है, उसने फ़ोन पिक किया कि भाई मेरे को तो रेंट चाहिए था, मेरा रेंट दे दीजिए। उससे बात कह रही जी वो तो गुजर गए, तो पास हो गए। तो उन्होंने कहा जी क्या मतलब, कह रहे जी वो तो मर चुके, वो तो डिसीज़ हो गए। अब यहाँ पे जो कंसेप्ट आएगा कि भाई वो मर चुका है, अब जो एजेंट है जिसने पैसे रिसीव किए थे वो डेड हो चुका है, तो अब क्या करेगा इस केस में, जो ये प्रिंसिपल ए है वो कहेगा जी मुझे तो रेंट चाहिए, मैं क्या करूँ। तो वो क्या करता है, सी जो टेनेंट है जिससे रेंट रिसीव किया था, ठीक है ना, उसको फ़ोन करता है कि भाई मुझे तो मेरा रेंट चाहिए, मुझे मेरा रेंट दे। वहाँ से सी कहता है कि भाई मैं तो रेंट ऑलरेडी पे कर चुका हूँ। तो इस केस में क्या होगा, सी की जो स्टेटमेंट है कि हाँ भाई मैंने रेंट दे दिया, तो अब कहेगा कि रेंट दे दिया, मेरे को तो मिला नहीं। तो यहाँ पे एक सूट फाइल किया जाता है। ठीक है, सूट फॉर डैमेजेस, कि भाई अब ए को तो रेंट चाहिए, उसका नुकसान होगा, तो वो सूट फाइल करता है कि भाई मुझे रेंट चाहिए। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट बी ने अपनी इस डायरी में लिखी थी, यहाँ पे मैं रेंट रिसीव कर चुका हूँ, वो यहाँ पे रेलेवेंट हो जाएगी। क्या शो करने के लिए कि भाई रेंट मैंने ले लिया था और मेरे पास रखा हुआ था। तो यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट है इस एजेंट की, बी की, ये रेलेवेंट होगी। बट अब यहाँ पे हम बता रहे हैं कि दैट इज़ अगेंस्ट द पेक्यूनरी इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेकिंग इट। अब जो ये ए ने स्टेटमेंट दी कि भाई मेरे को रेंट नहीं मिला, ये किसके अगेंस्ट है, ये उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। ठीक है ना, इट इज़ अगेंस्ट द पेक्यूनरी इंटरेस्ट ऑफ द मेकर। और अगर ये चीज़ ट्रू हो जाती है तो क्या होगा, उल्टा इसी पे केस फाइल हो सकता है ना, इट विल सूट फॉर डैमेजेस। अब क्या कर सकता है, सी भी तो क्लेम कर सकता है ना डैमेजेस, कि भाई तुमने मेरे को बोल के मेरे से पैसे लेने की बात करी, मेरा इतना टाइम वेस्ट करा, मैं तेरे पे डैमेजेस का क्लेम कर दूँ, तो तू मुझ पर मैलिशियस झूठा नाम लगा रहा है, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कर सकता है, उसके ऊपर डैमेजेस का सूट भी फाइल कर सकता है। हुआ क्लियर, मतलब बेसिकली जिसने स्टेटमेंट दी वो उसकी पेक्यूनरी या प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, और अगर वो सही है, मतलब ये उसकी अगेंस्ट ही हुई ना, प्रिंसिपल के अगेंस्ट थी ये स्टेटमेंट, और अब ये सही है तो ये उसको डैमेजेस के लिए, मतलब सिविल प्रोसीडिंग्स के लिए भी लायबल कर सकती है और क्रिमिनल प्रोसीडिंग के भी लायबल कर सकती है। तो दो चीज़ें हैं इसमें, पहली तो जो स्टेटमेंट है जो लिखी हुई थी रेंट रिसीव की, वो रेलेवेंट हो जाएगी। ठीक है, सेकेंडली जो उसकी अगर ट्रू हुई तो उसको एक्सपोज कर देगी किस चीज़ के लिए, प्रोसिक्यूशन के लिए। ठीक है ना, लायबल हो जाएगा। तो ये बेसिक सा कंसेप्ट था सेक्शन 32 सब सेक्शन 3 का, कि कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट दे रहा है, जो विटनेस है जो स्टेटमेंट दे रहा है, वो उसके पेक्यूनरी और प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। ठीक है, अब क्योंकि डेड कौन है, अब तो डेड ये तो हो गया, एजेंट तो डेड हो गया,
अब इसकी स्टेटमेंट क्या होंगी, ये खुद तो आ नहीं सकता, तो इसकी डायरी जो है दैट विल वर्क एज अ स्टेटमेंट हेयर। ठीक, तो ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर ई, जो कहना चाह रही है कि द क्वेश्चन इज वेदर रेंट वॉज पेड टू ए फॉर सर्टेन लैंड। अब उस लैंड के लिए ए को रेंट मिला या नहीं मिला, ये क्वेश्चन था, ये सूट फाइल किया गया था। तो जो लेटर था ए के पास सेइंग दैट ही हैड रिसीव्ड रेंट फ्रॉम एज अकाउंट, वो अब रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वो शो कर रहा है ऐसी स्टेटमेंट जो कि बता रही है कि उसको रेंट मिल चुका है। दिस इज़ योर इलस्ट्रेशन नंबर ई। अब इसी में एक और इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर एफ। अब एफ इलस्ट्रेशन देखते हैं। तो क्या है, वेदर ए एंड बी वर लीगली मैरिड, ये क्वेश्चन है कि क्या और ए और बी में जो है लीगली मैरिड है या नहीं है। तो द स्टेटमेंट ऑफ अ डिसीज्ड क्लर्जीमैन यहाँ बेसिकली देखिए इंग्लैंड से लॉ लिया गया है, तब का फ्रेम किया हुआ है। तो वहाँ जब उस टाइम पे जो शादी कराते थे चर्चेज़ में, मेनली जो पादरी भी कहा जाता है जिन्हें, उनके ऊपर है कि भाई उनके, अब इस सिनारियो में ले लेते हैं कि हमारे यहाँ पंडित जी शादी कराते हैं, तो इलस्ट्रेशन कहना चाहिए कि द स्टेटमेंट ऑफ अ डिसीज्ड क्लर्जीमैन दैट ही मैरिड देम अंडर सच सर्कमस्टांसेस, ऐसी कुछ सर्कमस्टांसेस, ऐसी कुछ सिचुएशन में उनकी शादी हुई कि जो सेलिब्रेशन है, मतलब द सेलिब्रेशन मीन्स द मैरिज जो है उस वक्त क्राइम थी, इट वॉज अ क्राइम इज रेलिवेंट। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, सी ए और बी दोनों की लीगल मैरिज के ऊपर क्वेश्चन आया, तो कोर्ट ने कहा प्रूफ लेके आओ। अब कोर्ट प्रूफ मांगेगी, भाई या आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट हो रजिस्ट्रेशन का, या कोई और डॉक्यूमेंट हो, या कोई विटनेस हो जिसने आपकी शादी देखी हो, अटेंड की हो, जो विटनेस हो। ऐसा कोई नहीं है जी। अब शादी जिसने कराई थी उस पंडित जी के पास जाते हैं। अब पंडित जी ने क्या हुआ, सर्कमस्टांसेस देखते हैं कि दैट द सेलिब्रेशन वुड बी अ क्राइम। तो मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने बैन लगा रखा है 1 साल का कि कोई शादी नहीं करेगा। इस केस में अगर किसी ने शादी करी तो दैट वुड बी अ क्राइम। इन पंडित जी ने शादी करा दी इन दोनों की। इसने अपनी एक नोटबुक जिसमें ये लिखता है कि हाँ भाई मैंने इसकी शादी इस टाइम पे कराई, इसकी शादी इस टाइम पे कराई, उन सब चीज़ों को इससे मेंशन कर दिया कि हाँ भाई मैंने ए और बी की शादी कराई, इस डेट को कराई। यहाँ पे ये लोग ए और बी इस पंडित के पास गए, इन्होंने बोला जी पंडित जी आपने हमारी शादी कराई है। अब पंडित जी तो कहते हैं कि जी कराई है, तो कह रहे जी करा तो दी पर ये तो क्राइम है। कह रहे जी क्राइम है कैसे? पंडित जी ने कहा कि जब शादी करा चुका हूँ, और ये तो मैंने अपनी किताब में भी लिख दिया, एंट्री कर दिया कि आप लोगों की शादी करा दी है। वहाँ ए और बी कहते हैं कि जी जब आपने शादी कराई तब वो एक क्राइम था, अब आप इसके लिए क्रिमिनली लाइबल हैं, मतलब आपको इसके लिए ये एक ऑफेंस है और आपको इसकी पनिशमेंट भी मिल सकती है। तो इस केस में जो ए और बी जो प्रूफ मांग रहे हैं, तो यहाँ अब क्या है, पंडित जी भी ऑफेंस के लिए लाइबल हो रहे हैं, जो हमने ये पढ़ा अभी कि एक सेकेंड गाइस, क्या फिर से देखते हैं। तो स्टेटमेंट अगेंस्ट द पेक्यूनियरी प्रॉपर्टी इंटरेस्ट, अब इसको क्या है, क्या इंटरेस्ट होगा पंडित का, भाई इसको पैसे मिले होंगे, ठीक है। और प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट भी है इसका कि भाई जिस जगह पे, जिस मंदिर में जो है ये देख रेख करता है उसकी, तो वहाँ इसका
क्या नाम है, प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट भी है, ठीक है। तो दोनों तरीके का इंटरेस्ट है यहाँ पे। नाउ अब इसने ये स्टेटमेंट दी कि भाई मैंने शादी कराई, यहाँ पे कॉपी डाउन कर ली इसने। इफ़ ट्रू, अब ये सही है क्योंकि उसने कराई है, तो अब उसने उस टाइम पे उसकी शादी कराई जिस वक्त बैन था, जिस वक्त ये एक ऑफेंस था शादी कराना, उसने कराई। अब ये जो स्टेटमेंट है जो इसने दी है, ये इसके अगेंस्ट यूज़ की जाएगी, ये इसके अगेंस्ट रेलेवेंट हो जाएगी कि हाँ भाई इसने कराई है और इस टाइम पे कराई है जिस वक्त वो बैन था। तो सूट फॉर डैमेजेस के लिए भी रिलेवेंट हो जाएगी, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन पीस पे इंस्टीट्यूट किया जा सकता है, ठीक है, और डैमेजेस के लिए सूट भी क्लेम किया जा सकता है, ठीक है। एक तो ये, और ये स्टेटमेंट तो रिलेवेंट होगी क्योंकि वो यहाँ ये प्रूफ करने के लिए कि ए और बी की लीगल मैरिज हुई है, इस चीज़ को शो करने के लिए ए एंड बी ये प्रूफ कोर्ट में दे सकते हैं एज एन एविडेंस। ये प्रूफ एविडेंस देंगे कि हाँ भाई ये लिखा हुआ कि हमारी शादी हो चुकी है। तो ये दोनों तरीके से, ये दोनों उसकी बात कर रहा है कि भाई रिलेवेंट कब होगी। एक केस होगा जो स्टेटमेंट दी जा रही है, कहीं लिखी हुई है जो कि अब बंदा मिल नहीं रहा या डेड हो चुका है तब की स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट जो कर रहा है उसके अगेंस्ट में है, अगेंस्ट द मेकर ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है। इसमें कोई और इलस्ट्रेशन ऐसा सच नहीं है, ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है। लेट मी सी, ये कैसे, तो दिस इज़ अबाउट योर सेक्शन 32 सबसेक्शन 3 जो कि बात करता है इंटरेस्ट ऑफ द मेकर, स्टेटमेंट अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मेकर कब रिलेवेंट होंगी। जो आपकी इलस्ट्रेशन ये एफ है, ये एक बहुत अच्छे केस पे है, सुसेक्स वर्सेस पियरेज का केस है इंग्लैंड का, जो कि इसी के ऊपर बेस्ड है, इलस्ट्रेशन के ऊपर। तो इसको पढ़ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट केस, और इलेबोरेट करके समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4। अच्छा, इलस्ट्रेशन 32 सबसेक्शन 2 में एक इलस्ट्रेशन जी और देखिए, इलस्ट्रेशन जी जो है वो सबसेक्शन 2 के बारे में है जो हमने लास्ट टाइम किया था। द क्वेश्चन इज वेदर ए अ पर्सन हु कैन नॉट बी फाउंड, एक पर्सन है जो कि मिल नहीं रहा, wrote a letter on a certain day, उसने एक लेटर लिखा किसी सर्टेन डे को, एक पर्टिकुलर डे पे उसने एक लेटर लिखा। द फैक्ट दैट द लेटर रिटन बाय हिम इज डेटेड ऑन दैट डे इज रेलिवेंट, मीन्स क्या कि इसने मान लीजिए 1 जनवरी को ये लेटर लिखा, ठीक है, उसने 1 जनवरी को लेटर लिखा और जो डेट लेटर लिखा उसके ऊपर ही डेट मेंशन कर दी। अब ये बंदा मिल नहीं रहा है, तो इस डॉक्यूमेंट के ऊपर इसने जो डेट डाली है यही माना जाएगा कि ये जो लेटर है इसी सेम डे को लिखा गया है जिस पे उसकी डेट डली हुई है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वाला, कोर्स ऑफ बिजनेस में जो ये इसने लेटर लिखा, जो डेट को लिखा, ये उस जगह रेलेवेंट हो जाएगा। सो दिस वाज अबाउट योर सेक्शन 31 सबसेक्शन 1, 2 एंड टुडे वी हैव डन सबसेक्शन 3 ऑल्सो, दैट इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मेकर। तो कोई और क्वेरी हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा, ठीक है। सो इसको एक बार रिवाइज कीजिएगा, एक बार इसको पढ़िएगा, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इनकेस नहीं आया तो जस्ट क्लियर योर डाउट्स एंड जस्ट गिव मी अ कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। यूपी की मेंस की डेट भी आ चुकी है गाइज, इट्स ऑन 14th of May, so keep preparing and all the best. Bye bye, take care.